नमस्कार साथियों, मैं निकुंज तांबड़ी, सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर, वेदांत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे, उस विषय का नाम है हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण जिसको कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण आजकल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल आते हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित। और जहाँ तक चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम हो, और कुछ एग्जाम तो ऐसी विद्यार्थियों उनमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है हिंदी व्याकरण का। जैसे सब इंस्पेक्टर को अगर देखें हम, तो सब इंस्पेक्टर में 200 नंबर की हिंदी होती है। और बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, किसी में 50 नंबर की है, तो किसी नंबर की है, किसी में 25 नंबर की है। तो हिंदी व्याकरण को इस प्रकार से कर लीजिए, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो, चाहे एसएससी जीडी का दो, चाहे सब इंस्पेक्टर का दो, चाहे आरएस का दो, जिसमें भी हिंदी व्याकरण आती है विद्यार्थियों, मैं सभी लेवल को एक साथ लेके चल रहा हूँ। जितना हाईएस्ट हम जा सकते हैं, जितना डीप पढ़ सकते हैं, उतना पढ़ने की इसमें हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हमारा जो टॉपिक है वो केवल इतना है कि हिंदी से संबंधित जो सामान्य जानकारी है उन बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आगामी जो कक्षाएं होगी वो टॉपिक वाइज होगी, जैसे वर्ण विचार है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ऐसे एक एक टॉपिक पर होगी विद्यार्थियों। आज की जो क्लास है वो सामान्य जानकारी से संबंधित है, बेसिक जानकारी आपको दी जाएगी। हो सकता है आपको ये सारी नॉलेज पहले से होगी, लेकिन फिर भी इस क्लास को आप देखिए, आपका कहीं न कहीं जो बेस छूटा हुआ है वो बेस यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आज आपका। देखिए, सबसे पहले विद्यार्थियों, आपके सामने लिखा हुआ है हिंदी से संबंधित सामान्य जानकारी। तो हिंदी में सबसे पहले हम जानेंगे भाषा के बारे में विद्यार्थियों, के बारे में जानेंगे, भाषा के बारे में कि भाषा किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, सामान्यतः हम कह देते हैं भाई हमारे आम बोलचाल की जो भाषा होती है, एक दूसरे से हमारे विचार आदान प्रदान करते हैं, हम उसको भाषा कहते हैं। ये तो हम सामान्यतः समझते हैं, लेकिन इसकी जो परिभाषा है, वास्तविक परिभाषा है, वो क्या है देखिए। मानव मन के विचारों को पूर्णतया एवं स्पष्टता के साथ प्रकट करने वाले सरल व सशक्त शब्दमय साधन को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं विद्यार्थियों। भाषा लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है और सांकेतिक भी हो सकती है। 3 प्रकार की भाषाएं होती है। कौन-कौन सी? एक तो लिखित भाषा होती है, तो लिखकर हम हमारे विचार प्रकट करते हैं। एक मौखिक होती है और एक सांकेतिक होती है, जो इशारा करने वाली जो भाषा है उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। आगे देखिए, व्याकरण क्या होती है विद्यार्थियों? व्याकरण किससे कहते हैं? अब हम क्या कर हमने ऐसा किया विद्यार्थियों, एक-एक बिंदु ले लिया, जैसे भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होती है, वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं। तो देखिए, व्याकरण, पहली बात तो जो व्याकरण का विद्वान होता है, वो वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विद्यार्थियों वैयाकरण। क्या बोलेंगे? वैयाकरण के। व्याकरण का जो विद्वान होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। अब देखो, व्याकरण किसे कहते हैं? यानी कि ऐसा शास्त्र जो किसी भाषा को नियमों में बांध कर रखता हो, उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे हिंदी की व्याकरण होती है, इंग्लिश में भी व्याकरण होती है, जिसको हम इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। जितनी भी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं को अगर नियमों में बांध के रखने का काम करती है, तो वो क्या करती है विद्यार्थियों? व्याकरण करती है। तो व्याकरण का काम क्या है? भाषा को नियमों में बांध के रखना। विद्यार्थियों, पहले भाषा आती है, फिर उसके बाद में उसकी व्याकरण बनती है। देखिए, व्याकरण की यहाँ डेफिनेशन क्या दे रखी है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आती आपके, तो दूसरी वाली परिभाषा लिख सकते हैं, ये वाली, कि व्याकरण भाषा का वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने एवं उच्चारण से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है। या फिर एक और बता सकते हैं, इसको भी आप याद कर सकते हैं, वह विद्या भाषा की व्याक्रिया अर्थात उसका विश्लेषण करती है, व्याकरण कहलाती है। व्याकरण एक भाषा की वर्ण से लेकर विद्यार्थियों वाक्य का गठन तक की समस्त रचनाओं, नियमों का अध्ययन करती है और भाषा के शुद्ध तथा सर्वाधिक सार्थक प्रयोग का बोध कराती है। तो इस टाइप की भी आप ये परिभाषाएं याद कर सकते हैं। नहीं तो वैसे सिंपल अगर तरीके से आप इसकी परिभाषा याद करना चाहे, तो ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा शास्त्र जो किसी भाषा को नियमों में बांध कर रखता हो, उसे कहते हैं विद्यार्थियों व्याकरण। आगे देखिए, लिखा हुआ विद्यार्थियों, व्याकरण के कुछ अंग होते हैं। तो व्याकरण के यहाँ हम 6 अंगों की बात कर रहे हैं। कितने अंगों की बात कर रहे हैं? 6 अंगों की बात कर रहे हैं। देखिए, 6 जब भी लिखो आप, इस टाइप से लिखना है 6, या तो लिखना है हलंत वाला, या फिर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 6।
तो शुद्ध रूप का तो ये है, अगर ये विकल्प में नहीं मिलता तो हम इसको भी शुद्ध मान सकते हैं। और इस प्रकार ये जो अंकों में लिखा है ये गलत है, अंकों में हिंदी में कभी भी नहीं लिखना चाहिए। देखिए व्याकरण के कुछ अंग है, जैसे वर्ण विचार के ऊपर चर्चा करते हैं, शब्द विचार हो गया, पद विचार हो गया, वाक्य विचार हो गया, छंद विचार हो गया और चिन्ह विचार हो गया। चिन्ह होते हैं ना, तो इनको चिन्ह विचार नाम दे दिया गया। वर्ण विचार, वर्ण के बारे में हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, अलग से एक पूरा लेक्चर लेके आएंगे, एक क्लास में नहीं होगा, 2-3 क्लास में कवर हो जाएगा, पूरा वर्ण विचार आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही में शब्द विचार पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। अब शब्द विचार जो पढ़ेंगे विद्यार्थियों, उसमें बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। साथ ही में शब्दों का जो वर्गीकरण किया जाता है, चाहे वो उत्पत्ति के आधार पर किया जाता हो, चाहे व्युत्पत्ति के आधार पर किया जाता हो, रचना, संरचना या रूप, प्रयोग, व्याकरणिक दृष्टिकोण, व्याकरणिक विवेचना, ऐसे बहुत सारे टॉपिक इसमें से निकल के आने वाले हैं। तो मुख्य रूप से तो हम ये 6 अंगों के बारे में बात करते हैं। पद विचार मतलब शब्द का ही अगर वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो पद वाला एक टॉपिक निकल के आता है, उसमें हम पद के बारे में पढ़ेंगे, पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे और पद बंध के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा वाक्य के विचार के बारे में हम अध्ययन करेंगे, छंद विचारों के बारे में पढ़ेंगे और चिन्ह विचारों के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। आगे देखिए, ध्वनि, हिंदी में जो ध्वनि है वो किसे कहते हैं? तो ध्वनि देखिए, यानी कि हिंदी भाषा की छोटी, सबसे छोटी वह इकाई जिसका हम और टुकड़े नहीं कर सकते और खंड नहीं कर सकते, वो ध्वनि कहलाती है, लेकिन वो मौखिक रूप में। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई के और खंड करना संभव नहीं होता है मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में, तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और यहाँ पर ये जो परिभाषा लिखी गई है, एक वैयाकरण है, व्याकरण के विद्वान हैं, उनका नाम है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, उनके अनुसार ये परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है विद्यार्थियों, इनका रेफरेंस दिया गया है। तो अगर पूछा जाए कि ये ध्वनि यानी कि साउंड जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसकी परिभाषा ये किसने दी है, तो ये दी विद्यार्थियों आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा दी गई है। आगे देखिए, लिपि क्या होती है? लिपि, तो लिपि हालांकि डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि लिपि किसे कहते हैं। तो देखिए, भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्हों को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यानी कि ऐसे ध्वनि चिन्ह जिनको भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित कर दिए गए हैं, उसको लिपि कहते हैं। और हमारी जो लिपि है इसका नाम है विद्यार्थियों देवनागरी लिपि। क्या है? देवनागरी लिपि है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है उसका नाम देवनागरी है। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों केवल हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी हो, अन्य कई भाषाएं हैं उनकी लिपि का नाम भी देवनागरी है, लेकिन हम हिंदी भाषा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी है। और देवनागरी लिपि में अगर पूछा जाए कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो देवनागरी लिपि में विद्यार्थियों कुल वर्णों की संख्या होती है 52। कितनी होती है? 52 होती है, 52 होती है। अब ये 52 हुए कैसे, इसको मैं दिखा देता हूं आपको एक अलग से। देखिए, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 होती है। 52 हुई कैसे? ये 11 तो स्वर होते हैं विद्यार्थियों। क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और स्वर जानते ही आप, अ आ ई ई, तो ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और 33 होते हैं व्यंजन। 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। इसके अलावा 4 संयुक्त वर्ण हैं। 4 क्या है? संयुक्त वर्ण है। और 2 है अयोगवाह वर्ण और 2 है उच्छिप्त वर्ण। 2 क्या है? उच्छिप्त वर्ण। तो 4 और 4 8 और 44 कितने हो जाते हैं विद्यार्थियों? 52 हो जाते हैं। तो इस प्रकार देवनागरी लिपि में जो वर्णों की संख्या है कुल कितनी बतानी है आपको? 52 बतानी है। अगर स्वरों की संख्या पूछे तो 11 बतानी है। और 11 होते हैं ना ऐसे लेकर ये वाले। और 33 व्यंजन होते हैं, एक क वाले, क ख ग घ। और 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। अक्षय होता है एक, तो एक त्रय होता है, एक जय होता है और एक श्रय होता है। और 2 अयोगवाह वर्ण है, का नाम है अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण क्यों कहते हैं आगे हम चर्चा करेंगे इनके ऊपर। और इनकी ये है ये विद्यार्थियों अंग और अ है, 2 होते हैं। इसके अलावा 2 उच्छिप्त वर्ण होते हैं। 2 क्या होते हैं? उच्छिप्त वर्ण होते हैं। और उच्छिप्त वर्ण को ही हम ताड़न जात या फिर द्विगुणित या द्विस्पृष्ट नाम दे देते हैं। और इनकी संख्या भी 2 है। और कौन कौन से हैं? एक तो होता है एक तो विद्यार्थियों ड और एक ढ, ये 2 होते हैं। ये इनको विकसित वर्णों में काउंट किया जाता है। आगे देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं विद्यार्थियों? तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव नहीं होता है,
उसे वर्ण कहते हैं, लेकिन वो लिखित रूप में। अगर मौखिक रूप होता है तो उसको तो ध्वनि कह देते हैं, सबसे छोटी इकाई को। तो देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना, वो वर्ण ही कहलाती है। अगर लिखित रूप में है तो वर्ण कहते हैं, और सामान्यतः सबसे छोटी इकाई बोलेंगे तो भी वर्ण बोलेंगे। लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में आ जाए तो उसको हम ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अब देखिए वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। अब वर्ण विचार पे तो हम पूरा ही एक टॉपिक लेके आएंगे, तो उस पर वहां चर्चा कर लेंगे, अभी ज्यादा डिटेल से जानने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आगे देखिए, अक्षर क्या होता है विद्यार्थी? अक्षर किसे कहते हैं? तो सामान्यतः अक्षर का अगर देखिए शब्द है अक्षर, अगर मैं इस शब्द का टुकड़ा करता हूं तो इसका जो खंड होता है विद्यार्थियों, वो होता है अधनक्षर। क्या होता है? अधनक्षर होता है। अ का मतलब लिया गया नहीं, अ एक उपसर्ग है जो नकारात्मक है, इसका मतलब होता है नहीं। और क्षर का मतलब लिया गया क्षरण से। क्षरण कोई कहते हैं नाश या विनाश कहते हैं विद्यार्थियों। तबीयत विद्यार्थियों काफी खराब है, गला बिल्कुल खराब हो रखा है, थोड़ा कोऑपरेट करना आप लोग। देखिए तो क्षर का मतलब यहाँ पे जो लिया गया है वो क्षरण होने से लिया गया है, यानी विनाश होने से लिया गया है। ए का मतलब नहीं, जिसका विनाश नहीं होता हो, जिसका क्षरण नहीं होता हो, उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। लेकिन विद्यार्थियों आपको तो ये जानना है कि अक्षर होता क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए, मैं आप केवल इतना याद कर लेना कि सभी स्वर और स्वर सहित जो व्यंजन होते हैं उन्हीं को अक्षर कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण सांस के एक ही झटके में हो जाता हो, श्वास के एक ही झटके में हो जाता हो, उनको क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। दूसरी क्या परिभाषा दी रखी है कि सभी स्वर और स्वर सहित व्यंजन जितने भी होते हैं उनको अक्षर कहते हैं। ठीक है। और देखिए दूसरे के स्वर और स्वरांत व्यंजन अक्षर कहलाते हैं, वो तो बात एक ही होगी, है ना। आगे देखिए, अक्षर दो प्रकार के होते हैं। कई बार पूछा जाता है कि अक्षर के भेद या प्रकार कितने होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बद्धाक्षर और एक होता है मुक्ताक्षर। यानी कि जिसकी अंतिम ध्वनि हलंत युक्त होती है उसको बद्धाक्षर कहते हैं, और जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती हो उसको क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे इनमें देखिए श्रीमान, जगत, परिषद, इनमें बद्धाक्षर का प्रयोग हुआ है। और मुक्ताक्षर का उदाहरण देखें तो खा, ला, पी, आ, जा, जगत, इनके अंत में स्वर आ रहा है विद्यार्थियों, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर कहते हैं। मतलब अक्षर मुक्त रूप से हैं और इसमें बद्ध मतलब इसमें जुड़ा हुआ है अंदर, इसलिए। आगे देखिए, शब्द किसे कहते हैं विद्यार्थी? तो देखिए शब्द की, हालांकि देखो इमेज एक डिजाइन टाइप की ली गई है। शब्द देखिए दो या दो से अधिक वर्ण या अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। कई बार कुछ विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास में जब पूछते हैं हम, तो जवाब देते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, तो सार्थक शब्दों का समूह शब्द कहलाता है। जो कि विद्यार्थियों आपकी डेफिनेशन भी सही है, मैं गलत नहीं बता रहा हूं उसको, लेकिन आप ध्यान रखें शब्द किसे कहते हैं, नोट कर लीजिए। वर्ण या अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है। वर्ण या अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है। और ये शब्द सार्थक भी हो सकते हैं और निरर्थक भी हो सकते हैं। सार्थक से मतलब है ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, जिनका अर्थ हमें हिंदी शब्दकोश में मिलता हो, उनको सार्थक शब्द कहते हैं। और जिनका अर्थ हिंदी शब्दकोश में नहीं मिलता हो उनको निरर्थक शब्द कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। तो शब्द तो होते हैं, वो सार्थक भी हो सकता है, निरर्थक भी हो सकता है। यहां पर क्या लिखा हुआ देख लेते हैं, दो या दो से अधिक अक्षर या वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। ये शब्द सार्थक भी हो सकते हैं और निरर्थक भी हो सकते हैं। यही बात मैंने बताई विद्यार्थियों। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनका अर्थ हिंदी शब्दकोश में मिलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे परीक्षा, समाज, कमल, तो इनका अर्थ आपको पता है। कमल एक फूल हो सकता है, कमल किसी का नाम हो सकता है विद्यार्थियों। समाज के बारे में आपने सुना है, परीक्षा के बारे में आपने सुना, मतलब इनका अर्थ आपको पता है। तो जिनका अर्थ हिंदी शब्दकोश में मिलता है वो सार्थक शब्द। लेकिन नीचे देखो कुछ निरर्थक शब्द दे रखे हैं, उमच, लकम, बकल, लपन, डनक, तो ऐसे शब्द दे दिए विद्यार्थियों। इनका तो मुझे तो कभी इनका कोई अर्थ नहीं मिला, पूरा हिंदी शब्दकोश पढ़ डाला लेकिन मुझे कहीं भी इनका अर्थ नहीं मिला। अगर आपको मिला है, आपको अगर इनका अर्थ पता है, तो फिर ये निरर्थक शब्द नहीं है, फिर तो ये कौन से हो जाएंगे? सार्थक शब्द हो जाएंगे। विद्यार्थियों शब्दकोश में शब्दों का भंडार होता है। क्या होता है? शब्दों का भंडार होता है। और वहां से जैसे इंग्लिश में डिक्शनरी होती है ना, उसी प्रकार
यहाँ पर भी क्या होता है, हिंदी में भी शब्दकोश होता है। ठीक है, देखिए पद किसे कहते हैं, अगला जो पॉइंट है वो पद किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, शब्द विचार, पद विचार, ये तो पृथक से एक पूरा टॉपिक है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर तो केवल हम सामान्य जानकारी ले रहे हैं कि पद किसे। तो कई बार विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज होते हैं कि पद क्या होता होगा। बता दीजिए, आपको भी अगर आता है तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। वैसे देखिए, जो शब्द होते हैं ना, उन्हीं को ही पद कहते हैं। तो फिर इनको अलग अलग नाम क्यों दिया, शब्द ही दे देते, क्यों हमें विद्यार्थियों को इतना परेशान किया जा रहा है। विद्यार्थियों परेशान नहीं किया जा रहा है। शब्द, जैसे माना कि मैंने लिखा यहाँ पर एक लिखा है कमल, क्या लिखा है, कमल लिखा है। एक तो केवल मैंने कमल लिखा और दूसरा लिखा कमल विद्यालय जाता है, कमल विद्यालय जाता। तो एक तो मैंने यहां लिखा विद्यार्थियों कमल, क्या लिखा, कमल, और एक कमल लिखा यहां पर। तो ऊपर जो कमल लिखा है इसको तो हम बोलेंगे शब्द, क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। और नीचे जो कमल लिखा है इसको हम बोलेंगे पद, क्या बोलेंगे, पद। है तो कमल ही, लेकिन विद्यार्थियों क्या होता है, ऐसे शब्द जिनका हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, तो वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो उन शब्दों को हम शब्द ना कहकर पद कहने लग जाते हैं। या किसी शब्द के साथ कोई कारक चिन्ह जुड़ जाए, विभक्ति चिन्ह जुड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस शब्द को हम शब्द ना कहकर पद कहते हैं। तो ये तो लिखा होगा, देखिए शब्दों के साथ कारक चिन्ह आने पर अथवा शब्दों का प्रयोग वाक्य में होने पर वे शब्द पद बन जाते हैं। जैसे दूसरा एक और लिख देता हूं, जैसे यहां लिख दिया मैंने कमल ने, क्या लिखा है, कमल ने। यहां केवल लिखा कमल, क्या लिखा है, कमल। तो कमल को यहां पर विद्यार्थियों हम शब्द बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। लेकिन यहां अगर इसको रेखांकित करके देते हैं तो इसको शब्द नहीं कहकर फिर क्या बोलेंगे, हम इसको पद बोलेंगे। आगे समझ में आपके, उम्मीद कर रहा हूं विद्यार्थियों समझ में आ रहा होगा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं। और भी इससे भी सरल कोई तरीका है तो उस सरल तरीकों को भी हम अपनाने की कोशिश करेंगे विद्यार्थियों। आगे देखते हैं। देखो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये जो हिंदी व्याकरण की क्लास होगी, कोशिश करूंगा कि जितनी भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक है सारे टॉपिक में लेके आऊंगा, और आपको ये यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। और अगर ये मोबाइल एप्लीकेशन पर अगर आते हैं तो वहां पर भी इसका किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, और लिया भी जाएगा तो छोटा मोटा लिया जाएगा, जिससे हमारा टेक्निकल जो टीम है उसका छोटा मोटा खर्चा निकल सके। बाकी यूट्यूब पर तो बिल्कुल फ्री मिलेगा, यूट्यूब पर किसी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल कंटेंट फ्री है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश किसे कहते हैं। देखिए इस शब्द का अगर हम पोस्टमार्टम करते हैं, सबसे पहले इसका टुकड़ा करते हैं, खंड करते हैं, तो इसका टुकड़ा होता है वाक्य प्लस अंश। क्या होता है, वाक्य प्लस अंश होता है। वाक्य तो आप जानते हैं, सेंटेंस, इसके बारे में सुना है। अंश का मतलब होता है हिस्सा, तो वाक्य का हिस्सा है। क्या है, वाक्य का हिस्सा। तो देखिए जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द आपस में मिल जाते हैं परंतु पूर्ण वाक्य नहीं बन पाते हैं, मतलब पूरा वाक्य नहीं बन पाता है, तो ऐसे शब्दों का जो समूह है उसको वाक्यांश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। आगे देखिए, अब आगे वाक्य। तो वाक्य क्या होता है, वाक्य किससे कहते हैं। देखिए आप, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे वाक्य विचार, उसमें तो पूरा वाक्य पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा कई बार सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। उसके अलावा अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं तो 7-8 उसके भेद है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उनके अलावा जैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं, संयुक्त से मिश्र कैसे बनाते हैं, संयुक्त की पहचान क्या होती है, मिश्र की पहचान क्या होती है, उन सब के बारे में हम बड़ा डिटेल पढ़ेंगे। वहां पर तो कम से कम 5 से 6 लेक्चर होने वाले हैं आपके। लेकिन अभी केवल हम वाक्य की परिभाषा देखना चाह रहे हैं कि वाक्य कहते किसे। तो सार्थक शब्दों का वह समूह जिसमें वक्ता, वक्ता का मतलब एक प्रकार से कर्ता से लिया गया है, बोलने वाले से लिया गया है, कि कथन को संपूर्ण रूप से व्यक्त करने की क्षमता या अभिक्षमता भी कह सकते हो आप इसको, अभिक्षमता होती हो, उसे वाक्य कहते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं, पुनः एक बार बोल देता हूं, सार्थक शब्दों का वह समूह जिसमें वक्ता के कथन को संपूर्ण रूप से व्यक्त करने की या अभिव्यक्त करने की क्षमता होती हो, उन्हें वे कहते हैं विद्यार्थियों वाक्य। क्या कहते हैं उन्हें, वाक्य कहते हैं। आगे देखिए,
हल या हलंत किसे कहते हैं, हल या हलंत किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों जैसे हमने ये लिख दिया कै, और कै के नीचे की तरफ ये जो तिरछी रेखा खींचते हैं ना हम, इसको कहते हैं हलंत। देखिए जब कोई स्वर रहित व्यंजन होता है तो उसके नीचे जो तिरछी रेखा खींची जाती है ये वाली लगा देते हैं तो उसे हल या हलंत कहते हैं। कई जगह हल मिलता है, कई जगह हलंत मिलता है। जैसे लगा हुआ है, कै के नीचे देखो विद्यार्थी ये लगा हुआ है, कै के नीचे लगा हुआ है, न के नीचे लगा हुआ है, तो स्वर रहित व्यंजनों के नीचे लगता है। ध्यान रखना विद्यार्थी, एक चीज नोट कर लेना, कभी भी हलंत स्वरों के नीचे नहीं लगता। जो स्वर होते हैं उनके नीचे हलंत नहीं लगता, व्यंजनों के नीचे लगता है। जैसे एक मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा। जैसे एक तो लिखा मैंने यहाँ पर क, और एक लिख दिया इस टाइप का क, एक के नीचे हलंत लगा दिया और एक के नीचे हलंत नहीं लगाया है। तो देखो इससे क्या समझेंगे आप, इस देखिए इसका मतलब है कि इसमें हलंत वाला क है और अ छुपा हुआ है, अ स्वर छुपा हुआ है। और इसका मतलब क्या समझेंगे, इसमें केवल क है। तो इस वाले को हम बोल सकते हैं स्वर सहित व्यंजन। क्या बोलेंगे इसको, स्वर सहित व्यंजन बोलेंगे। और इसको बोलेंगे हम स्वर रहित व्यंजन। क्या बोलेंगे, स्वर रहित व्यंजन। देखिए यह है स्वर सहित व्यंजन और यह है स्वर रहित व्यंजन। तो बताओ हलंत किसके लगा हुआ है, स्वर रहित वाले का लगा हुआ ना। तो मैंने डेफिनेशन में ये लिखा है इसकी परिभाषा में, देखिए जब कोई स्वर रहित व्यंजन होता है तो उसके नीचे की तरफ जो तिरछी रेखा लगाई जाती है, तिरछी रेखा खींची जाती है, तो उसे हल या हलंत कहते हैं। आगे देखिए शिरो रेखा क्या होती है विद्यार्थी, शिरो रेखा मतलब देखिए इसके टुकड़े करते हैं, सिरह प्लस रेखा, मतलब रेखा का मतलब तो जानते हैं लाइन, और सिरे का मतलब सिर, सिर के ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसको क्या बोलते हैं, सिरो रेखा। अब यहाँ पर ये जो वर्ण अक्षर शब्द इनके ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसको कहते हैं सिरो रेखा। जैसे ये कि ऊपर की तरफ जो खींची गई है इसको सिरो रेखा कहते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, किसी शब्द को लिखते समय उसके ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसी को क्या कहते हैं, सिरो रेखा कहते हैं। विद्यार्थी बहुत सरल है। अधोरेखा क्या होता है, अधोरेखा विद्यार्थियों, अधोरेखा मतलब अधः का मतलब होता है नीचे, और रेखा का मतलब तो अभी बताया। तो ऐसी रेखा जो नीचे की तरफ खींची जाती है उसको अधोरेखा कहते हैं। देखिए किसी शब्द, जैसे माना कि ये शब्द लिखा हुआ है, जाति शब्द लिखा हुआ है, इसके नीचे की तरफ अगर जो रेखांकित किया है इसी को कहते हैं अधोरेखा। तो किसी शब्द को लिखते समय उसके नीचे की तरफ जो रेखा खींची जाती है उसे अधोरेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अधोरेखा कहते हैं। आगे देखिए एक विद्यार्थियों निम्न बिंदु या नुक्ता या अधो बिंदु ये जो नीचे की तरफ लगाते हैं, जैसे एक शब्द है, एक तो लिखा हमने इस प्रकार से जरा, और एक इस प्रकार से लिख दिया जरा, और इसके नीचे की तरफ जो बिंदु लगाया है इसको बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको, नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। जब भी इसका प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द पर बल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, बल लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। जैसे एक तो होता है जरा और एक होता है जरा, तो इसका अर्थ चेंज हो जाता है विद्यार्थियों। इस जरा का मतलब तो होता है बुढ़ापा, और इस जरा का मतलब होता है थोड़ा। क्या होता है, थोड़ा। जैसे आपने जन्नत मूवी का एक गाना सुना होगा, हमेशा मैं जो ऑफलाइन विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ कक्षा में, तो इस गाने के बारे में हमेशा चर्चा करता हूँ। जरा जैसे जन्नत मूवी किस किस विद्यार्थी ने देखी, पहले तो कमेंट्स करके ये बताइए। और जिन्होंने देखी है और उन्होंने एक गाना भी सुना होगा, और उस गाने का नाम क्या है, जरा सी दिल में दे जगह। इमरान हाशमी है, वो उस हीरोइन के लिए गाना गाता है कि जरा सी दिल में दे जगह। जरा का मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ी सी तो दिल में जगह दे दे। तो ठीक है विद्यार्थियों, इस जरा का मतलब क्या होता है, थोड़ा, और इस जरा का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा होता है। तो इस नुक्ता चिन्ह की वजह से, एक बिंदी की वजह से अर्थ चेंज हो जाता है विद्यार्थियों। ठीक है, हालांकि हम ये ऐसे शब्द जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे युग्मक शब्दों में। कहां पढ़ेंगे, युग्मक शब्दों में पढ़ेंगे। आगे टॉपिक आएगा एक युग्मक शब्द, उसके बारे में। तो देखो क्या लिखा हुआ है, और ये जो लगाया जाता है ये कुछ आगत व्यंजन है उनके नीचे लगाया जाता है। जैसे क ख ग ज फ, यह आगत व्यंजन है, इनके नीचे की तरफ लगाया जाता है। जैसे क के नीचे आपको कई बार लगा मिलेगा, ख के नीचे आपको लगा मिलेगा, ग ज फ, इनके नीचे की तरफ ऐसा नुक्ता चिन्ह लगा मिलेगा विद्यार्थियों। तो देखो क्या लिखा हुआ, फारसी तथा अंग्रेजी से हिंदी में आए कुछ शब्दों के कुछ वर्णों की मूल ध्वनियों का उच्चारण कोमल बनाने के लिए संबंधित वर्ण के नीचे एक बिंदी लगाई जाती है, उसे निम्न बिंदु, नुक्ता चिन्ह या अधो बिंदु कहते हैं। जैसे कै के नीचे लगा रखी, कैसे बना ताक कोम, ख के बिंदी लगा के जैसे खाकी, कै में लगा रखा गम गजल, जय में लगा रखा जरा,
और फ में लगा रखा फन, तो इस पर मतलब बल लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। कुछ यहाँ पर नुक्ता चिन्ह वाले उदाहरण दे रखे हैं, जैसे ख्याल, जरूरी, नग, फकीर, फतेह, कागज। फसल में भी फ के नीचे नुक्ता चिन्ह आता है, ध्यान रखना। कई बार ये शब्द विद्यार्थियों शब्द शुद्धि, आप चाहो कि सर एक दिन में कुछ शब्द बता दो शुद्ध हो जाएगी, आपकी वर्तनी शुद्ध नहीं हो सकती। वर्तनी शुद्ध करने के लिए निरंतर आपको प्रयास करना पड़ेगा। जो जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उन टॉपिक में जो जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन सभी शब्दों को आप शुद्ध लिखने का प्रयास करें, क्योंकि विद्यार्थियों शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि जब आती है जब आपको संपूर्ण व्याकरण आने लग जाती है, उससे पहले आप शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि कर ही नहीं सकते। हाँ ठीक है, थोड़े बहुत उदाहरण आप रट सकते हो, वो बात एक अलग है, लेकिन रटना नहीं है विद्यार्थियों। आपको देखो, हम पढ़ाने नहीं विद्यार्थियों, सिखाने आए हैं। पढ़ाती पूरी दुनिया है आपको, लेकिन हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप और हम अगर मिलकर मेहनत करेंगे तो रिजल्ट निकलेगा विद्यार्थियों शानदार। आगे देखिए और देखो, फसल में फ के नीचे आता है खजाना, अखबार, फरियाद। इसी प्रकार फरिश्ता, जमीन, जमीर, जरूरी, सफेद। सफेद में फ के नीचे नुक्ता चिन्ह आता है, साफ, फर्श, जिंदा, नजदीक, जमींदार, फतवा, फरमान। इन सब के नीचे नुक्ता चिन्ह प्रयुक्त हो रहा है विद्यार्थियों। और बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, आगे हम चर्चा करेंगे। अभी तो केवल सामान्य जानकारी ले रहे हैं, नहीं तो फिर सामान्य जानकारी से भटक जाएंगे हम, तो एक प्रकार से उस टॉपिक पे चले जाएंगे। तो टॉपिक पे नहीं जाना, केवल सामान्य जानकारी। बिल्कुल थंबनेल में लिखा हुआ है, आज हम किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, सामान्य जानकारी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों एक तो है ना, आप बहुत कंजूसाई कर रहे हैं तो शेयर करने में। वीडियो को विद्यार्थियों आपके जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है उनमें एक बार शेयर जरूर करना। मैं कह रहा हूं इस वीडियो को आप जितने अधिक लोगों तक पहुंचाओगे आपको तो फायदा ही मिलेगा विद्यार्थियों। विद्याधन ऐसा है कि इसको जितना बांटते हैं उतनी बढ़ती है, ठीक है। आगे देखो, अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक जिसके बारे में हम कई बार चंद्र बिंदु बोल देते हैं, तो चंद्र बिंदु ही अनुनासिक है, ध्यान रखना। लेकिन इसका जो नाम उच्चारित करना है वो आपको अनुनासिक करना है, जैसे तांगा, छांटना, इन सब के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो देखिए, जब किसी वर्ण का उच्चारण मुख और नाक से होता है तो उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं, तथा उच्चारण में लघुता रहती है। जैसे पांव के ऊपर देखो अनुनासिक लगा हुआ है, चंद्र बिंदु लगा हुआ है, आंगन, अंधेरा, असना, इन सब पर अनुनासिक चिन्ह लगा हुआ है। अनुनासिक के उच्चारण में अगर सांस की बात करें तो नासिका द्वार से कम निकलती है और मुंह से ज्यादा निकलती है। तो अनुनासिक का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह से विद्यार्थियों ज्यादा निकलती है और नाक से कम निकलती है। और कुछ उदाहरण और दे रखे हैं, जैसे तांगा, छाटना, भाषाएं, रचना, ठाव, आंवला, मांगना, विशेषताएं, पूंछ और खांसना, मात्राएं, पंचमुखी, ऊंचा, कांपना, भाषाएं, जांच सेवा, इन सब को आप जब लिखते हैं तो विद्यार्थियों इन पे क्या आता है, चंद्र बिंदु आता है। जैसे आप कई बार गांव शब्द लिखते हैं, अब कई कई विद्यार्थी तो ऐसा गांव लिख देते हैं और कुछ लिखते हैं गांव इस टाइप से, तो ये वाला शुद्ध है, ध्यान रखना। इसी प्रकार गांधी आता है, गांधी में चंद्र बिंदु आएगी और चंद्र बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक कहते हैं। इनका कैसे प्रयोग होता है उनके बारे में तो आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आगे देखिए, और इसी प्रकार एक जो बिंदी लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। जैसे एक शब्द लिखा विद्यार्थियों, संजय शब्द लिखा है, क्या लिखा है, संजय शब्द लिखा है। तो संजय शब्द में देखो हमने बिंदी लगाई है और इस बिंदी को ही हम कहते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं विद्यार्थियों। इसे कहते हैं अनुस्वार। जब किसी वर्ण का उच्चारण केवल नाक से होता हो, इससे केवल नाक से उच्चारित किया जाता हो तो उसे अनुस्वार कहते हैं। इस स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगद, अंग, कंगन, ये सब आ जाते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, अंग, रंग, कंठ, बंद, साए, गंगा, खंबा, पंजा, ठंडक, पंकज, पलंग, मंगल। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे विद्यार्थियों ऐसे आपको। आगे देखिए, विसर्ग क्या होता है। विसर्ग का उच्चारण विद्यार्थियों हम हिंदी में है की बात ही करते हैं। है व्यंजन होता है ना, हलवाई वाला है होता है, उसकी बात ही उच्चारण करते हैं। देखिए, विसर्ग यह भी स्वर के बाद आता है, वस्तुतः ये व्यंजन है का उच्चारण है की बात ही होता है की तरह होता है, और हिंदी के तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। जिससे मन कामना शब्द है, दुख शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे प्रातः काल होता है शब्द, इस प्रकार लिखते हैं ना प्रातः काल। प्रातः काल में इस प्रकार ये जो चिन्ह आता है इसको हम बोलते हैं विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्ग कहते हैं, ध्यान रखना। देखिए, अनुस्वार और विसर्ग को आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जो वैयाकरण है उन्होंने
न तो स्वर बताया है और न ही व्यंजन बताया है। देखिए इनको बता दिया उन्होंने अयोग वाह वर्ण। तो अंग ये वाले है ना, ये अंग और अ है, अंग और अ, इनको नाम दिया गया अयोग वाह वर्ण। और अयोग वाह वर्ण नाम किसने दिया? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने दिया है। आगे देखिए वर्णमाला क्या होती है? अल्फाबेट जिसको हम कहते हैं। तो वर्णों या ध्वनियों का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसको कहते हैं विद्यार्थियों वर्णमाला। वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, और ये इमेज आपके सामने दी हुई है तो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार मात्रा किसे कहते हैं? देखिए विद्यार्थियों, पहले तो आपको स्वर के बारे में पता होना चाहिए। स्वर होते हैं 11 और मात्राएं होती 10। तो स्वरों को बोलने में, स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा इसकी ये हो सकती है कि स्वरों का जो वास्तविक रूप है उसी को हम मात्रा कहते हैं। मात्राओं की संख्या होती है 10, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। तो पहली बात तो देखिए ये लिखा हुआ है, इनकी संख्या कितनी होती है? 10। किसे कहते हैं मात्रा? स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसी को मात्रा कहते हैं। अर्थात स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है? तो विद्यार्थियों वो वर्ण होती है। और यदि वर्ण विकल्प में नहीं दिया हुआ है, ये इकाई से संबंधित कुछ फैक्ट है, यहां से भी प्रश्न बनता है कई बार। अगर वर्ण विकल्प में नहीं दिया है विद्यार्थियों तो ऐसी स्थिति में हम अक्षर को मानते हैं। इसी प्रकार अर्थ के आधार पर देखे या सार्थकता के आधार पर देखे तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। और शब्द को हम अपूर्ण इकाई भी कहते हैं। और भाषा की पूर्ण इकाई किसको कहते हैं? वाक्य को कहते हैं। और अगर पूछा जाए भाषा की हिंदी भाषा की उच्चतम इकाई क्या होती है तो वो भी वाक्य ही होती है। आगे देखिए वाक्य से छोटी इकाई क्या कहलाती? उपवाक्य। और उपवाक्य से छोटी इकाई की बात करें तो पदबंध। और पदबंध से छोटी इकाई क्या कहलाती? पद। और पद तो जब उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, जब बोलते हैं पद को ही हम कहते हैं शब्द। और शब्द या पद से छोटी इकाई जो होती है वो अक्षर होती है। अक्षर से भी छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। तो हिंदी में सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, ध्यान रखना। इससे वर्ण के बाद में कोई टुकड़ा नहीं होता है। आगे देखिए इसी प्रकार जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में जो एक प्रमाणिक भाषा है, सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है, उस भाषा का नाम आता है विद्यार्थियों हिंदी। ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, याद रखना। इसी प्रकार हिंदी का विकास क्रम की बात करें तो पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बनी, लौकिक संस्कृत से पाली, और पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश को हम पुरानी हिंदी कहते हैं। और फिर उसके बाद में खड़ी बोली, खड़ी बोली से ही फिर हिंदी। और भारत की जो राजभाषा है वो भी क्या है? हिंदी है। विद्यार्थियों मेरा आपसे एक प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट करके जरूर बताना। जो हिंदी में इंटरेस्ट रखते हैं विद्यार्थी उनको 100% पता होगा, आप कमेंट्स करके बताओगे। इसी प्रकार ये अपना YouTube चैनल का लोगो, इसके बारे में कई बार आपके साथ चर्चा करता हूं विद्यार्थियों। विद्यार्थियों सोशल मीडिया के जरिए कि जो मैं YouTube के जरिए या मोबाइल ऐप के जरिए आप तक इस क्लास को पहुंचा पा रहा हूं, का जरिया यही है। तो आप प्लीज, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख के बताइए कि भाई आपका ये सवाल है, आपको जवाब मिलेगा उसका। और आपके जो भी मित्र है, जितने भी कांटेक्ट नंबर है, उन पर इसको एक बार शेयर कर दीजिए और अपना स्टेटस लगा दीजिए विद्यार्थियों। आगे देखिए इसी प्रकार ये अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम वेदांत क्लासेस अजमेर है और इसका ये लोगो है। अगर इसको आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। इसमें सभी भर्ती योगी परीक्षाओं का जो भी कोर्स है उसको लॉन्च कर दिया गया है बहुत ही कम कीमत में, नाम मात्र। और जो टेस्ट सीरीज वगैरह है वो सब कुछ फ्री इस पर चलाई जा रही है। आगे देखिए विद्यार्थियों इस प्रकार ये हो जाता है कंप्लीट। विद्यार्थियों आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी, हेल्पफुल लगी है, प्लीज कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।